अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 4 का, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं, तो जस्ट थ्योरी है ये। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होता है? देखें, ऐसे सोर्सेज जिनको आप यूज़ करें और वो ख़त्म ना हो, बल्कि उनको बार बार यूज़ किया जा सके और वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों, उनका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ना हो इन्वायरमेंट के ऊपर, उन्हें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कहा जाता है। तो उसमें सबसे पहले देखें, ये कुछ तरीके हैं जो अभी मौजूद भी हैं और कुछ नहीं भी हैं, वो डिस्कस किए गए हैं आपकी बुक में। एनर्जी फ्रॉम टाइड्स देखें। टाइड्स कहते हैं बड़ी लहरों को, जो कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से जो है ना वो प्रोड्यूस होती हैं। मून हमारी ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट है, हमारी अर्थ का, तो वो उसके गिर्द रिवॉल्व करता है। तो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ के ऊपर, उसकी वजह से जो समंदर है उसकी सतह पे टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं, लहरें प्रोड्यूस होती हैं। तो उन लहरों को जो है ना हम यानी उनसे एनर्जी हासिल कर सकते हैं अगर हम सूटेबल प्लेस पे डैम जो है ना बिल्ड कर लें। अब इसमें क्या है, देखें, अब फ़र्ज़ करें आपने यहाँ डैम जो है ना वो बिल्ड कर लिया, तो ये रिजर्वायर आपका पानी यहाँ जमा कर लिया, जमा हुआ है, और ये ओशन है। अब दोनों तरफ का जो लेवल है वो सेम है, और वॉल्व जो है वो बीच में लगा हुआ है यहाँ पे, जिसको आप क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, और जहाँ टर्बाइन लगाई गई है। उसके बाद देखें, बाय सम मीन ओशन की जो लेवल है वो नीचे चला गया। जो आपका रिजर्वायर था, यानी जो आपका आपने रिजर्व किया था वाटर, वो उसके लेवल हाई है, वाटर फ्लो कर सकता है इस साइड पे अगर आप ये वॉल्व ओपन कर दें। ये वॉल्व ओपन करेंगे, पानी यहाँ से गुजरेगा, तेज़ी से गुजरेगा। तो तेज़ी से जब गुजरेगा, डेफिनेटली वो जो टरबाइन लगी हुई है उसको भी साथ में रोटेट करवाएगा। टरबाइन चलेगी, उसके रिजल्ट के साथ तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, वो जो जनरेटर साथ अटैच किया गया है टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो जब तक ये लेवल बराबर नहीं हो जाता, पानी का फ्लो चलता रहेगा इस तरह से। फिर बाय ज़मीन अर्थ यानी कि मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स पर रिड्यूस हुई, तो ओशन वाली साइड पे जो है ना पानी लेवल, यानी पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल जो है वो राइज़ कर गया। जो रिजर्वायर है वो आपका कम है, अब वाटर यहाँ से रिजर्वायर की तरफ मूव कर सकता है। वॉल ओपन कर दें, वॉल ओपन करेंगे तो डेफिनेटली वाटर ओशन से रिजर्वायर की तरफ आएगा। टर्बाइन रोटेट करेगी, और साथ में क्या हो जाएगा, जनरेटर अटैच किया हुआ है, वो जनरेटर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह सूटेबल प्लेसेस के ऊपर आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं फ्रॉम टाइड्स। तो ये टाइड्स की रीज़न क्या है, मून का ग्रेविटेशनल इफेक्ट। ये याद रखना है कि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड प्रोड्यूस होती हैं, और ये एमसीक्यूज भी आता है। और मून का टाइडल इफेक्ट सिर्फ ओशन की सरफेस पे भी नहीं है, लैंड की सरफेस पे भी है। यानी जो लैंड वाला एरिया है, ज़मीन वाला जो रीजन है, उस पर भी है। तो वो यहाँ पर मून की प्रेजेंस होती है, वहाँ 25 सेंटीमीटर वो ऊंचा हो जाता है लैंड वहाँ से। तो ये यहाँ साइड बॉक्स दिया हुआ, ये याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखें, एनर्जी फ्रॉम वेव्स। वेव्स से भी, लहरों से भी एनर्जी हासिल की जा सकती है। उसमें क्या है कि सबसे पहले तो बताया हुआ कि लहरें प्रोड्यूस कैसे होती हैं। देखें, विंड है जो मूव करती है क्रॉस द सरफेस ऑफ द ओशन, और स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स प्रोड्यूस करती है। तो उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए काफ़ी मेथड है। अब ये एक मेथड जो एक ये प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सॉल्टर, ये साइंटिस्ट, इन्होंने एक ये डिवाइस जो है ना बिल्ड करके दी थी, सॉल्टर डक्ट के नाम से, अपने नाम से रखा हुआ है सॉल्टर डक्ट। तो ये इसके दो पार्ट्स हैं, डक फ्लोट और बैलेंस फ्लोट। ये भी पूछी गई है शॉर्ट क्वेश्चन में कि ये जो सॉल्टर डक है ये क्या होती है, बैलेंस फ्लोट और डक फ्लोट। अब देखें, इसमें ये दो चीज़, ये हिस्सा फिक्स रहता है, जबकि ये वाला हिस्सा जो है ना वाइब्रेट करता है। इसके साथ हम टरबाइन अटैच कर देते हैं। जब वेव्स गुजरती हैं, ये सब जो है ना वो ऊपर नीचे इस तरह वाइब्रेट करने लगता है रिलेटिव टू दिस पार्ट। तो उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लिखा भी हुआ है, देखें, द वेव एनर्जी मेक्स डक फ्लोट मूव रिलेटिव टू द बैलेंस फ्लोट। द रिलेटिव मोशन ऑफ द डक फ्लोट इज देन यूज टू रन द इलेक्ट्रिक जनरेटर। इनकी रिलेटिव मोशन को ही यूज़ कर लिया जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर को रन करवाने के लिए। उसके रिजल्ट में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये एक सिंपल सा वे है एनर्जी फ्रॉम वेव्स। उसके बाद है एनर्जी फ्रॉम सन, जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का। इसमें सबसे पहले तो सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखी गई, ये बहुत दफ़ा पेपर में आई है, एमसीक्यूज में भी आई है, कि सूरज से रोशनी जो है ना, हीट है, वो पूरे सोलर सिस्टम में डिवाइड होती है। हमारी अर्थ पर जो उसका पार्ट पहुंचता है वो बहुत ज़्यादा है, वो भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि तो हर दिन जो है ना वो अर्थ बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिसीव करती है सन से डायरेक्टली।
तो नॉर्मल इंसिडेंट लिखा हुआ है, नॉर्मल से मतलब परपेंडिकुलर जो हमारे एटमॉस्फेयर पे आके गिरती है वो, तो एटमॉस्फेयर के बाहर यानी कि जब आके स्ट्राइक करती है तो वो जो एनर्जी होती है वो 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर जो है उसे, और इसे कहा जाता है सोलर कांस्टेंट। मतलब फिक्स है, एवरी डे जो है ना वो इतनी एनर्जी जो है ना वो 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर ट्रांसमिट हो रही है आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर आएगी लाइट और हीट, जाहिर बात है रास्ते में क्लाउड्स हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, इसके अलावा गैसेज हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, स्कैटरिंग, अब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, तो ये सारे फिनोमिना क्या करते हैं, एनर्जी को लॉस करते चले जाते हैं, करवाते चले जाते हैं। वाटर वेपर्स हैं और भी गैसेज हैं जो कि लाइट को, हीट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो फिर अर्थ सरफेस तक जो एनर्जी पहुंच पाती है वो रह जाती है 1 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू लिखी हुई। तो आउटसाइड द एटमॉस्फेयर कितनी एनर्जी मिलती है, 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, जिसे सोलर कांस्टेंट कह रहे हैं। अब इसका वो कह रहा है कि हम सोलर एनर्जी को दो तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड कैसे, देखें आपके सामने एक ये डिवाइस लगाई हुई है, ब्लैक कलर की डल ब्लैक सरफेस, ये लाइट, ये जो रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी सूरज की, ये हीट अब्जॉर्ब कर लेगी, उसके बैक एंड पे हमने वाटर सर्कुलेट करवा रहे हैं, ठंडा पानी आ रहा है, और यहाँ से वो जो पाइप लाइन है वो बिल्कुल इसकी सरफेस के साथ अटैच है पाइप, तो पाइप जो है वो उसमें से जो पानी गुजरता है वो हीट अब्जॉर्ब कर लेता है जो ब्लैक सरफेस अब्जॉर्ब कर रही होती है, और उसके रिजल्ट में पानी हीटअप हो जाता है, वो हॉट वाटर जो है वो ट्रैवल करता हुआ यहाँ जाता है, और हॉट वाटर को भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है कुकिंग पर्पज़ के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए भी इंडस्ट्री के अंदर। तो एक तो ये है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप मिरर और लेंसेज की मदद से एक स्मॉल सरफेस एरिया पे जो है ना वो फोकस कर लें लाइट का, जैसे कन्वेक्स लेंस की मदद से आप करते हैं, लाइट एक जगह पे फोकस कर लेती है, वो तो बिल्कुल छोटा सा पॉइंट बनता है ना। इस तरह बहुत सारे लेंसेज और मिरर लगा के आप एक बहुत ज़्यादा लाइट जो एक छोटे से पॉइंट के ऊपर ले आए, छोटे सरफेस एरिया के ऊपर ले आए, तो वहाँ छोटा जो सरफेस एरिया होगा जहाँ आपने सारी लाइट कंसनट्रेट कर ली, सोलर रेडिएशन कर ली, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो आप वहाँ से पानी पास करवाइए, यानी वाटर पास करवाएं, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम से फिर आप टरबाइन जो है ना रन कर सकते हैं। ये मेथड भी यूज़ किया जाता रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो डायरेक्ट मेथड है। ये डायरेक्ट मेथड जो है उसमें लाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें ये नहीं होगा कि पानी को पहले आप हीटअप करें, वो बॉयल होगा, स्टीम बनेगी, उसके रिजल्ट में आप फिर जो है टरबाइन और जनरेटर रन करवाएंगे। यहाँ डायरेक्ट सनलाइट जो है ना फॉल करती है सेमी कंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर, जिसे हम सोलर सेल कहते हैं या फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं, वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सोलर सेल जो होते हैं सिलिकॉन से बने होते हैं, सिलिकॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं सनलाइट से, और उससे वोल्टेज जनरेट होता है। वोल्टेज आल्दो बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, उसका 0.6 वोल्ट होते हैं सिर्फ एक सोलर सेल के। तो अब अगर उस सोलर सेल को आप सीरीज़ में जोड़ देंगे और एक सोलर पैनल बन जाएगा, जैसे आपने देखा आजकल सोलर प्लेट्स होती हैं, तो वो फिर एक सूटेबल वोल्टेज जो है ना वो प्रोड्यूस करता है, और उन्हें सीरीज़ में कनेक्ट करके हम सोलर पैनल जो बनाते हैं फिर उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो फिर वो साथ बता रहा है कि अगर क्लाउडी डे होंगे या फिर नाइट का टाइम जो होगा उसमें तो सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं आएगी, तो डेफिनेटली फिर हम निकल कैडमियम बैटरी यूज़ करेंगे सोलर पैनल के साथ अटैच करके, तो दिन के टाइम चार्ज होते रहेंगे, और फिर जब क्लाउडी डे होगा या फिर अगर नाइट टाइम होगा तो फिर हम वो बैटरी से पावर सप्लाई देंगे। उसके बाद फिर यूजेस लिखे हुए हैं, ये एक्सपेंसिव हैं लेकिन लॉन्ग टाइम चलते हैं। तो सोलर पावर जो है, सोलर सेल जो है वो सैटेलाइट्स को पावर देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सैटेलाइट जो भी लॉन्च की जाती है उसके साथ जो भी यानी कि सर्किट्स हैं उसको ऑपरेट करने के लिए हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं। उसमें और भी एग्जांपल्स हैं सोलर सेल की, यानी कि जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम जो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं आबादी वाले एरिया से, या यानी कि शहर से बाहर जो ऐसा सिस्टम है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की वायर नहीं पहुँची हुई, तो वहाँ फिर हम सोलर सेल जो है ना वो यूज़ कर सोलर प्लेट यूज़ करते हैं। इसके अलावा सोलर कैलकुलेटेड वॉचेस भी अवेलेबल हैं आजकल। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एनर्जी फ्रॉम बायोमास है।
बायोमास जो है वो देखें, जानवरों और पौधों से जो आपको मटेरियल हासिल होगा उनका फालतू, उसे हम ऑर्गेनिक मटेरियल भी कहते हैं। रेजिडुअल क्रॉप भी शामिल होता है, उसके अंदर नेचुरल वेजिटेशन होती है, ट्रीज, एनिमल डंग्स, और ये यानी पौधों का और जानवरों का जो फसला बच जाता है उसे हम बायोमास कहते हैं। उसको हम उनसे एनर्जी भी हासिल कर सकते हैं, और जो जानवरों का फसला है उसे हम फर्टिलाइज़र के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो मेथड यहाँ पे लिखे गए, डायरेक्ट कंबशन या फिर फर्मेंटेशन। अब इसमें क्या होगा कि आप या तो उन्हें सुखा लें पौधों को, या वो जो एनिमल डंग्स होगा तो उसको फिर आप डायरेक्टली कंबशन यानी जला लें, और उससे आप हीट जो है ना वो यूज़ कर लें कुकिंग पर्पज़ के लिए और समथिंग एल्स के लिए। तो इसके अलावा आप एक और मेथड है, उससे आप बायोगैस बना सकते हैं। एक घड़ा खो दें, उसके अंदर सारा जो एनिमल डंग यानी गोबर जो होगा वो सारा फिल कर दें, ऊपर जो चीज़ लगेगी उसका नाम डाइजेस्टर होता है, वो डिकम्पोज करता है, उसके रिजल्ट में गैस प्रोड्यूस होती है, और वो गैस कुकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, या गैस जनरेटर लगा के इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये इस तरह जो वेस्ट मटेरियल वो भी जो है ना वो एक टकाने लग जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी और गैस भी मिलने लगती है। एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट, डेली का जो कूड़ा करकट होता है उसको इकट्ठा करें, और उसमें वुड वेस्ट भी है, और जो भी जितनी भी चीज़ें होंगी डेली लाइफ से वो आप एक कंटेनर के अंदर पुट करें, उसे जो है ना वो बर्निंग प्रोसेस पे लगाएं, यानी हीट प्रोड्यूस होगी, उससे बॉयलर के अंदर स्टीम बनाइए, स्टीम से टरबाइन चलेगी, टरबाइन से भी जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसके रिजल्ट में। तो ये एक आसान मेथड है, लेकिन हमारे यहाँ तो यूज़ नहीं किया जाता ये। उसके बाद फिर जियो थर्मल एनर्जी है। जियो कहते हैं ज़मीन को, थर्मल उसकी जो इनसाइड हीट एनर्जी है, हॉट वाटर और रॉक्स जो है ना वो प्रोड्यूस करती हैं। मैग्मा लावा जो है उसके सोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं। रेडियो एक्टिविटी के देखें, अर्थ की सरफेस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, तो उनमें क्या होगा कि वो अल्फ़ा बीटा गैमा इमिट करते हैं, तो फिर उनकी वजह से जो है ना हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये रेजिडुअल हीट है, इसमें क्या है कुछ उसमें जो वाटर है वो डायरेक्टली जाके उन हॉट रॉक्स को जाके टच करता है, तो वो जो रॉक्स हैं वो इनर अर्थ के 10 किलोमीटर सरफेस के अंदर जो है ना वो मोल्टन फॉर्म में या पार्शली मोल्टन फॉर्म में मौजूद है। वो 200 सेंटीग्रेड से 400 सेंटीग्रेड तक उनका टेम्परेचर होता है। सम टाइम वाटर उनको टच करता है तो वाटर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के साथ बाहर आता है, तो ये उसकी रेजिडुअल हीट है अर्थ की। इसके अलावा मटेरियल अगर कंप्रेस हो जाए अर्थ सरफेस के नीचे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से जो है बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करते हैं, जो पेट्रोलियम और गैस में यूज़ करते हैं, उसके रिजल्ट में आया। तो ये भी एनर्जी हमें जो है ना वो ज़मीन से हासिल हुई। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हॉट रॉक्स होती हैं, डायरेक्ट वाटर होता ही नहीं है, तो हम खुद प्लांट लगाते हैं, वाटर को नीचे भेजते हैं, इस तरह बोर करके वाटर जाता है वहाँ हॉट रॉक्स को टच करेगा, स्टीम बनेगी, हाई प्रेशर स्टीम जो है वो बाहर आएगी यहाँ से, उसको हम टरबाइन और फिर जनरेटर चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो जो यानी इस तरह वाटर जहाँ से नीचे से बाहर आता है हॉट रॉक्स को टच करके हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से, उसे हम हॉट स्प्रिंग या गीज़र बोलते हैं, यानी गर्म पानी का चश्मा होता है, उसे हम ट्रैक्टर टरबाइन भी चला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ जगहों पर जो वाटर ये जो हॉट रॉक्स है उनके ऊपर एक लेयर होती है वाटर की, उस वहाँ से फिर वो गर्म पानी जो है वो बाहर आता है हाई प्रेशर स्ट्रीम से, उसे एक्वाफायर कहते हैं। एक्वाफायर इज़ अ लेयर ऑफ रॉक्स होल्डिंग वाटर डैट अलाउ वाटर टू प्रोकलेट थ्रू इट विद प्रेशर। यहाँ पर जो पानी बाहर आएगा वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ टेम्परेचर के साथ आएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है सारे, और साथ में कुछ MCQs भी जो बताए गए, ये याद रखने। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक